नमस्कार। तो दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की करेंगे। तो कल हल्द्वानी से देहरादून ले जाया गया था एयरलिफ्ट करके और अब देहरादून से उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है। यहाँ के गुरुग्राम अस्पताल में उनका इलाज चलेगा। तो गुरुग्राम के निजी अस्पताल में इंदिरा हृदयेश का उपचार होगा। इंदिरा हृदयेश की कल ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद हल्द्वानी से उन्हें देहरादून लाया गया था, लेकिन वहाँ के मैक्स हॉस्पिटल में जहाँ वो एक निजी वार्ड चाह रही थी वो नहीं मिला और इसके बाद अब उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के लिए लाया जा रहा है। तो उम्र भी ऐसी है कि कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। तो मेदांता अस्पताल में ही अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का इलाज होगा। तो एयरलिफ्ट कर उनको अब गुरुग्राम के लिए लाया जा रहा है। तो कल इससे पहले हल्द्वानी से देहरादून लाया गया था, तो हल्द्वानी में ही रहती है और वहीं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और जब उनको देहरादून जिस अस्पताल में चाह रही थी वहां नहीं उनको जगह मिली, जो प्राइवेट वार्ड वो चाह रही थी प्राइवेट वार्ड नहीं मिला, तो उसके बाद फिर वो अपने घर में ही थी, सरकारी आवास में थी और अब दिल्ली उनको लाया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को आज सरकार ने एयरलिफ्ट कर मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के लिए भेज दिया है। इससे पहले शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष की कोरोना की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आया था। उनको एसटीएच हल्द्वानी में भर्ती किया गया था। उसके बाद सरकार ने शनिवार को उनको एयरलिफ्ट कर देहरादून लाया गया, जहाँ उनको कुछ घंटे मैक्स में रखा गया। नेता प्रतिपक्ष ने मैक्स के प्रति भी कड़ी नाराजगी जताई कि उनको वहाँ पर प्राइवेट रूम तक अवेलेबल नहीं हो पाया। इसके बाद देर रात उनको सिनर्जी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को इन्फेक्शन भी है, लिहाजा एहतियात के तौर पर उनको हायर सेंटर गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। सरकार आज एयरलिफ्ट कर नेता प्रतिपक्ष को गुरुग्राम के लिए भेज रही है। आगे का उपचार उनका गुरुग्राम हॉस्पिटल मेदांता में ही चलेगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो अब मेदांता अस्पताल में होगा इंदिरा हृदयेश का इलाज, लेकिन जिस तरह से वो मैक्स हॉस्पिटल में चाह रही थी इलाज कराना, वहीं कहीं कमरा नहीं मिला, तो उससे इंदिरा हृदयेश नाराज है। उनका कहना है कि वो मंत्री मदन कौशिक के आश्वासन पर उस हॉस्पिटल में आई थी, देहरादून आई थी, लेकिन मैक्स प्रबंधन पहले तो 4 घंटे तक उनको इमरजेंसी और आईसीयू में घुमाता रहा और बाद में प्राइवेट रूम देने से इनकार कर दिया। जिस प्रकार से मैक्स ने पहले तो इमरजेंसी वार्ड में 1 घंटे तो ऐसे ही लेटाए रखा, उसके बाद इनसे बोला कि आप चलिए ऊपर और ले गए आईसीयू में, जहाँ पे 10-12 लोग एक साथ थे और एक बाथरूम था। उनकी उम्र के लिहाज से कई इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ और वो खुद लिफ्ट से नीचे आके इमरजेंसी में अपने आप बिस्तर में आके लेट गई। मुख्यमंत्री जी, कौशिक जी और डीएम साहब सब संपर्क में थे मैक्स के प्रबंधन से, लेकिन अंत में उन लोगों ने आके जिस रवैये से कहा कि वेरी सॉरी, आप या तो आईसीयू में भर्ती कराइए, आप डिस्चार्ज कर लीजिए, तो मेरे को अविश्वसनीय लगी ये बात, विश्वास के परे थी बात। और इनका यह भी कहना है कि इस 4 घंटे में जो घुमाया गया, इस दौरान उनसे 50,000 का बिल भी वसूला गया है। बहरहाल तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा वो भी आप सोचिए। और उधर कोटद्वार में कोविड केयर सेंटर में शराब पार्टी मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। सेंटर में जो युवक भर्ती थे वो वहां शराब पार्टी कर रहे थे और सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और इसके आधार पर अब मामले की जांच शुरू हो चुकी है। ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है। प्रशासन की ओर से इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर कोविड सेंटर के अंदर शराब तक पहुंची कैसे। वही मामला जब बढ़ता हुआ देखा तो स्वास्थ्य विभाग ने युवकों ने कोविड सेंटर में हंगामा काटने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद 8 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर शैलेंद्र बरतवाल प्रभारी कोविड-19, इनके द्वारा कल एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें बताया गया कि परसों रात को कुछ लोगों द्वारा, जिसमें एक फार्मासिस्ट भी है, कोविड-19 हॉस्पिटल जो दिल्ली फार्म के पास है, वहाँ शराब पी करके हंगामा किया गया, पार्टी की गई। इस संबंध में थाने पर हम लोगों द्वारा कल आपदा अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और ऋषिकेश से बड़ी खबर है, यहाँ एम्स में भर्ती एक तहसील कर्मी की कोरोना की वजह से जान चली गई है, मौत हो गई है। तहसील में तैनात अमीन बाबू किशन लाल शाह, जो उत्तरकाशी से एम्स जिनको रेफर किया गया था, कोरोना संक्रमित थे, लेकिन ऋषिकेश एम्स में उनकी मौत हो गई है। तो ये खबर है। एक और आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार दुखद तरीके से और एम्स में जो तहसील कर्मी भर्ती थे, जिनको उत्तरकाशी से ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका और कोरोना के चलते उनकी मौत हो गई।
उधर रुड़की से भी खबर आ रही, पिरान कलियर दरगाह में 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो ये बड़ी खबर है और इसके बाद अब दरगाह प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। करीब 1 महीने पहले ही पिरान कलियर की दरगाह खोली गई थी और उसके बाद लोगों का आना जाना लगा रहा होगा और इस दौरान 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। अब चिंता इस बात की है, जो भी लोग जियारत के लिए यहाँ आए होंगे, जो भी लोग दरगाह में माथा टेकने आए होंगे, या ये 10 लोग जिन जिन लोगों से मिले होंगे, अब वो कौन थे। तो एक बहुत बड़ी खबर है और 10 कर्मचारी पिरान कलियर दरगाह के कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग महीने भर पहले ही इस दरगाह को खोला गया है। जैसे कि हर जगह बंद थे धार्मिक स्थल, लेकिन अब जबकि 10 कर्मचारी एक साथ कोरोना संक्रमित आए हैं तो इसके बाद यहां हड़कंप मचा हुआ है। और कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले के बीच उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 4 की नई एडवाइजरी जारी की है और ये एडवाइजरी कल से लागू होगी। और इसका जो नए नियम है वो आपको बता दें कि अब बॉर्डर पर कोविड टेस्ट से लगभग छूट मिल गई है। अगर आप 96 घंटे पहले की कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाते हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी और अगर 7 दिन से कम समय के लिए आ रहे हैं तो क्वारंटीन से छूट मिलेगी। वहीं ये राज्य के अंदर वालों के लिए है और वहीं अगर कोई दूसरे राज्य से 5 दिन से ज्यादा के लिए यहां पर आ रहा है, उत्तराखंड में आ रहा है, तो फिर 10 दिन आपको क्वारंटीन रहना ही पड़ेगा। और वहीं राज्य के अंदर अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और उत्तराखंड में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए कल और आज भी हम दिखा रहे हैं लगातार संक्रमण सामने आ रहा है। पिरान कलियर दरगाह में आया है तो शाम को फाइनल जो आंकड़े आएंगे वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल कल के आंकड़ों ने चौंका दिया क्योंकि कल एक ही दिन में 2078 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से बड़ा उछाल आंकड़ों में आया कोरोना के और 40,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 12,400 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत भी हो गई है और राज्य में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 478 हो गया। और एक अभी ऋषिकेश एम्स से हमने आपको खबर दिखाई, वहां भी एक तहसील कर्मी की आज जान गई है। तो कल के दिन देहरादून से 668, हरिद्वार से 289 और नैनीताल से 231, जबकि उधम सिंह नगर से 397 कोरोना के नए केस कल शनिवार को सामने आए हैं। और कोरोना के बीच एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर, अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर से डॉक्टर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो पिछले कई दिनों से काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए चिकित्सक संघ यहां पर काम कर रहा था, लेकिन फिर से वो नाराज हो गया है और 23 सितंबर से ओपीडी में कार्य बहिष्कार की बात कर दी है। तो पिछले दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मुलाकात हुई थी जिसमें फैसला हुआ था कि डॉक्टर्स की सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा, जिन पर जल्द कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी तक डॉक्टर्स का कहना है कि केवल मौखिक तौर पर ही बातें कही गई, उनको पूरा नहीं किया गया, जिससे वो नाराज हैं और 1 दिन का वेतन काटे जाने के निर्णय का वो विरोध कर रहे हैं। तो सरकार ने जो भी उसके कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, तो उनके 1 दिन का वेतन काटकर कोविड फंड में देने की बात कही है, तो उसका ही डॉक्टर लगातार विरोध कर रहे हैं। आश्वासन मिले थे, जो हमें भरोसा दिलाया गया था कि हमारी मांगे मान ली जाएंगी, तो हमने उसको मानते हुए, हमने विश्वास करते हुए अपना जो आंदोलन था उसको वापस लिया था। लेकिन इस तरह से वादा खिलाफी करना और हमारे विश्वास को तोड़ना, ये हमारे किसी भी चिकित्सक को रास नहीं आया। हम जनता से भी माफ़ी चाहते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं कि जो शायद थोड़े भारी पड़े, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ ओपीडी बहिष्कार का निर्णय लिया है। बाकी कोरोना की सेवाएं, इमरजेंसी, पोस्टमार्टम हम लोग करते रहेंगे। तो कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, जिनमें रेहड़ी और ठेली लगाने वालों का भी व्यवसाय ठप हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना शुरू की, जिसके तहत रेहड़ी ठेली वालों को 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। तो अब ये एक नियम है कि इसमें केवल उन्हीं लोगों को लोन मिलेगा जिनकी रेहड़ी ठेली नगर निगम में रजिस्टर्ड होगी। अगर जो ठेली लगाता है, रेहड़ी लगाता है, अगर उसकी रेहड़ी और ठेली नगर निगम में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो नगर निगम देहरादून ने करीब 28,000 ठेली और रेहड़ी रजिस्टर्ड है, जिनमें नगर निगम अब संपर्क कर रहा है और करीब 1200 लोगों के संपर्क करने के बाद 800 लोगों ने इस लोन के लिए हामी भरी है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे ठेली रेहड़ी व्यवसायी हैं, जो लॉकडाउन के कारण जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी प्रभावित हुई है, उनको 10,000 रुपये तक लोन की व्यवस्था इसमें की गई है। और इसमें जो 7.5% ब्याज है वो केंद्र सरकार सब्सिडाइज कर रही है और 2.5% राज्य सरकार। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि ब्याज फ्री लोन इनका है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा पर लगे ढिकुली गांव में एक युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। वो युवक की किस्मत अच्छी थी, उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसने पहले खुद मुकाबला किया और फिर आसपास के लोगों के शोर मचाने के बाद गुलदार वहां से भाग गया। तो फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है, हालत खतरे से बाहर है। तो अब इसके बाद बाकी लोग डरे हुए हैं क्योंकि गुलदार भागकर आबादी वाले इलाके की ही तरफ गया है। तो ग्रामीणों का कहना है कि इसको पकड़ा जाए जल्द से जल्द, क्योंकि इस तरह इसका यहाँ पर आना, क्योंकि जिस इलाके में युवक पर हमला किया गया वो भी काफी आबादी वाला इलाका था, वहाँ कई सारे गेस्ट हाउस भी हैं, तो लोगों का खतरा बना हुआ है। ये देखिए लेपर्ड। सुबह सुबह गांव के अंदर में घूम रहा था, उधर से हम गांव के अंदर में किसी के घर से आया, मैं इधर को रोड की तरफ को आया तो वहीं गुलदार बैठा हुआ था, जिससे अचानक एकदम से गुलदार ने हमला कर दिया। बचने की कोशिश में मेरी फाइट हुई बहुत देर तक उससे। एक तरफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और दूसरी तरफ हमारा रामनगर डिवीज़न। तो ऐसी कंडीशन में आबादी के पास लेपर्ड अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन यह इस तरह का मामला जो है कि पहली बार हुआ है। अब इसमें देखें हमारा स्टाफ जो है वो पूरी तरह उसको सर्च करने की कोशिश कर रहा है, गाँव से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक का सालंग गांव है, जिससे ओडार और पोला गांव से जोड़ने का एक लकड़ी का छोटा सा पुल जो से मिला था आपदा के बाद, अब वो भी इस लायक नहीं रहा। अगर इसमें चलें तो हादसे की यहाँ पर हमेशा एक डर बना रहता है। ओडार और पोला गांव का यही एकमात्र रास्ता है। अब जबकि पुल इस हालत में है तो लोगों की चिंता बढ़ गई है और 700 की आबादी है जो इसी पुल पर निर्भर है। तो 2013 में जो आपदा आई थी उस वक्त यहाँ जो पक्का पुल बना था वो बह गया। तो 2013 से आज 7 साल हो गए, लेकिन अब तक गांव वालों को पक्का पुल नहीं मिल पाया। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था भी अब बड़े हादसे का सबब बन रही है। पिथौरागढ़ के थल के बानड़ी गांव में ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के ही युवक पर आरोप लगा है। हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है, क्योंकि अमूमन इस तरह की आपराधिक घटनाएं यहां नहीं होती हैं। तो चोरी की लाइसेंसी बंदूक थी जिससे ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, और अब आपको बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो अल्मोड़ा के गणनाथ इंटर कॉलेज से जुड़ी हुई है। यहाँ भूगोल के शिक्षक देखिए जरा कितने रोचक तरीके से अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। क्लास में घुसते ही दुनिया का नक्शा, सौरमंडल के सभी ग्रह, चित्रों के माध्यम से मानसून के कारण, सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारण ये सभी एक क्लास में दिख जाते हैं। अल्मोड़ा के तालुका के गणनाथ इंटर कॉलेज के एक शिक्षक ने क्लास में पूरी दुनिया ही बसा दी है। भूगोल के शिक्षक आर.डी. सरोज ने अपनी क्लास में दुनिया का नक्शा और सौरमंडल, नदियां, पहाड़, चक्रवात, पठार सब पेंटिंग से बना दिया, जिससे बच्चों को भूगोल समझने में आसानी होती है और किसी किताब की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जिस प्रकार से शहरों में बच्चों को बेनिफिट मिलता है मैपिंग का, उसी प्रकार से हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले, इसलिए हमने इस संसार के मैप को ड्रॉ किया है। और मैं क्लासेस यहीं लेता हूं सर, और इस क्लास के माध्यम से उनको इस विश्व की संपूर्ण जानकारी मिलती है। आर.डी. सरोज ने यह काम पिछले 3 सालों में किया, जिससे बच्चों को भूगोल पढ़ने में मदद मिल रही है। अभिभावक भी शिक्षक के इस काम से खुश हैं कि बच्चे आसानी से चित्रों के माध्यम से भूगोल को समझ सकते हैं। सॉरी, एक लाइब्रेरी कह सकते हैं उसको हम, भूगोल की एक लाइब्रेरी तैयार कर रखी है, पूरा मैप बना रखा है, पूरे नक्शे उसमें तैयार कर रखे हैं, और वो बच्चों के सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बच्चों को किताब पर खोलने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आर.डी. सरोज जैसे शिक्षकों की छात्रों को बेहद ज़रूरत है, जो विषय को रुचि बनाकर पढ़ाए, जिससे भूगोल जैसे सब्जेक्ट को भी पढ़ने और समझने में छात्रों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अल्मोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट।
और अब बात न्यूज 18 की मुहिम की। तो आज हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी शहर की। तो ये उत्तराखंड का दूसरा बड़ा शहर है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, बड़ा बाजार है, लेकिन इस शहर में कूड़ा निस्तारण बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। दिन ब दिन कूड़े का पहाड़ बड़ा होता जा रहा है, लेकिन इसके निस्तारण की कोई व्यवस्था, इसके ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था अब तक नहीं है। तो हल्द्वानी के स्ट्रंचिंग ग्राउंड में केवल हल्द्वानी का ही नहीं बल्कि आस पड़ोस से नैनीताल से, भवाली से और इसके अलावा भीमताल और कालाढूंगी से भी कूड़ा यहाँ पर पहुँचता है, जिसके चलते समस्या दिन ब दिन और भी ज्यादा विकराल होती जा रही है। इसी खबर के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।